Hello, good morning. Today we will deals with the topic of BSc Part 3rd Chemical Kinetics, and in this series today we will study determination of order of reaction या अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण में सभी अभिक्रियाओं में सही स्थिति का चित्रण नहीं होता है। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए उसकी कोटि का निर्धारण करना भी आवश्यक होता है। अतः अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने की कई विधियां हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि को निर्धारण करने की विधि जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है समाकलन या अनुभव की विधि, इंटीग्रेशन या ट्रायल मेथड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इंटीग्रेशन या ट्रायल मेथड, ट्रायल मीन्स इस विधि में समय समय पर एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का विश्लेषण करके अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन करते हैं और जो मान हमें रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की जो समाकलित वेग समीकरण है उसमें टी, ए और एक्स के मान सब्स्टिट्यूट करके ज्ञात कर लेते हैं कि कौन से वेग समीकरण में से के का मान स्थिर प्राप्त हो रहा है। जिस समीकरण में के का मान स्थिर प्राप्त हो रहा है वही अभिक्रिया की कोटि होती है और यह हिट एंड ट्रायल विधि है या प्रयास या असफल विधि है। यदि कोई भी व्यंजक जिसमें के का मान स्थिर नहीं आता है इसका मतलब वह अभिक्रिया जटिल है और एक साथ वो दो अभिक्रियाएं नहीं हो पा रही हैं। तो सरल अभिक्रियाओं के लिए हम एक अभिक्रिया की स्टडी करते हैं जिसमें कि अमोनियम साइनेट के यूरिया में परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है, अमोनियम साइनेट यूरिया में परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें जो हमें रिएक्शन में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो टाइम और अपरिवर्तित NH4CNO की मात्रा इसमें दिखाई गई है। जैसे कि 0 मिनट पर अपरिवर्तित NH4CNO की मात्रा है 0.0926, 45 मिनट्स पर 0.0740। इस तरह से समय के साथ साथ NH4CNO की सांद्रता में परिवर्तन दिखाया गया है। अब इस अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं वो उसको हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में पहले टी की वैल्यू, फर्स्ट कॉलम में टी की वैल्यू डालेंगे, सेकंड कॉलम में अपरिवर्तित NH4CNO है, इसका मतलब यह A-X की वैल्यू है और उसके बाद उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है। a की वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 पर दे रखी है 0.0926। a में से ये सारी वैल्यूज़ माइनस करके 45 मिनट्स 72 मिनट्स वाली माइनस करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद अब चूँकि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में t है, सेकंड कॉलम में A-X है, थर्ड कॉलम में x की वैल्यू है, तो हम इन वैल्यूज़ से रेट कांस्टेंट के जो फॉर्मूले हैं K1, K2, K3 उनमें इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि कौन सी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर k का मान कांस्टेंट आ रहा है। अगर K1 का मान कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी और अगर K2 का मान कांस्टेंट है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इस सारणी से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की जो वेग समीकरण से वेग स्थिरांक के जो मान होते हैं वो स्थिर प्राप्त हो रहे हैं, इससे प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है K2 के मान स्थिर प्राप्त होते हैं। अतः ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और एक और बात जो कि स्पष्ट है कि वह यह है कि प्रथम कोटि के K1 के मान समय के बढ़ने के साथ साथ निरंतर कम हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में अभिक्रिया की कोटि 1 से अधिक होती है और यदि इसी उदाहरण में तृतीय कोटि के लिए K3 के मान परिकलित किए जाएं तो उनके मान समय के साथ बढ़ते हुए पाए जाएंगे, अर्थात अभिक्रिया की कोटि 3 से कम होगी। तो ये फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा, इंटीग्रेशन मेथड या फिर ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में यह फर्स्ट जो मेथड है उससे अलग अच्छी विधि है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अभिक्रियाओं के जो वेग समीकरण हैं वो हम नीचे स्पष्ट इसमें दिखाए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन है, K1 के लिए इक्वेशन है K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A-X, K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन A-X माइनस 1 अपॉन A, K3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2t 1 अपॉन A-X का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A स्क्वायर। इन समीकरणों से स्पष्ट है कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण निर्धारित समय t के विपरीत A-X अर्थात अभिकारक की सांद्रता के उचित फलन को आलेखित करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है कि यदि हम t और लॉग A-X के विरुद्ध ग्राफ खींचते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्राफ है दिखाया गया है, इसमें सरल रेखा प्राप्त होती है तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और यदि सेकेंड वाले ग्राफ में दिखा रहे हैं कि t के विपरीत 1 अपॉन A-X और
जो है 1/a-x-1/a के बीच में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है तो वो इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर t के विपरीत 1/a-x का होल स्क्वायर या 1/a-x होल स्क्वायर या 1/a के बीच में अगर ग्राफ है तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को प्रूव करता है। तो इस चित्र में हम dx/dt का निर्धारण इस चित्र के द्वारा हम अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की जो ग्राफ हैं उनके द्वारा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो मेथड है वो है फ्रैक्शनल चेंज मेथड या आंशिक परिवर्तन की विधि। आंशिक परिवर्तन की विधि को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि चूँकि हमने हर रिएक्शन की हाफ लाइफ स्टडी करी है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या है, सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या है, थर्ड में हाफ लाइफ क्या है। इसी तरह से जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अभिक्रिया में निश्चित परिवर्तन का जो समय है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती या तृतीय कोटि की अभिक्रिया में निश्चित परिवर्तन का जो समय है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग का विलोमानुपाती होता है। और ये हम हाफ लाइफ में पढ़ चुके हैं कि t हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a टू द पावर n a की पावर n-1। सेम टू सेम हम ये इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे कि t इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर n-1। और इस तरह से दो अलग अलग प्रयोग करेंगे हम एक ही रिएक्शन के लिए। अभिकारकों की सांद्रताओं को बदलते हुए a1 एक बार अभिकारक की सांद्रता a1 रखते हुए हम t1 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी बार a2 रखते हुए t2 की वैल्यू निकालेंगे। और दोनों इक्वेशन को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है t1/t2 इज इक्वल्स टू a2/a1 टू द पावर n-1। और यहाँ पर चूँकि हमें पावर में n आ रहा है और पावर में n की वैल्यू लेने के लिए हमें इस इक्वेशन का लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log t1/t2 इज इक्वल्स टू n-1 log a2/a1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा log t1/t2 अपॉन log a2/a1। और इससे अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस log t1 माइनस log t2 अपॉन log a1 माइनस log a2। अब हम इस मेथड के द्वारा भी हम अभिक्रिया की कोटि n को निकाल सकते हैं। लास्ट मेथड जो अभिक्रिया की सेकेंड लास्ट मेथड जो कि अभिक्रिया की कोटि को निकालने का है वो है आरंभिक गति या वांट ऑफ भेददर्शी विधि, जिसे कि हम कहते हैं इनिशियल रेट और वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। इसमें हम इनिशियल रेट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। इनिशियल रेट इक्वेशन क्या थी? रेट इज़ इक्वल्स टू माइनस dc/dt इज़ इक्वल्स टू kn c टू द पावर n। और इसमें अगर हम इस इक्वेशन में लॉग लेते हैं तो log माइनस dc/dt इज़ इक्वल्स टू log kn प्लस n log c प्राप्त होता है। और इसी इक्वेशन को अगर हम दो रिएक्टेंट की दो कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रताएं अगर दो लें C1 और C2 और दोनों के लिए इक्वेशन लिखें तो एक में हम C1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन C2 के लिए लिखेंगे। और अगर n की वैल्यू निकालनी है हमें तो n की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं। माइनस करने पर log kn कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log माइनस dc2/dt माइनस dc1/dt अपॉन log c2 माइनस log c1। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि n को निकाल सकते हैं इनिशियल रेट या वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड को यूज़ करते हुए। अब हम जो है लास्ट मेथड पढ़ेंगे ओसवाल्ड विलिगन आइसोलेशन मेथड। तो ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।